हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं पूर्वक। एक थ्योरम रह गई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछी हुई है। ये थ्योरम बहुत बार पूछते हैं। यदि मान लो इस थ्योरम का प्रूफ भी नहीं पूछेंगे ना, तो आपको स्टेटमेंट जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको जरूर याद करके जाना। अब लास्ट जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, बस ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने वाला हूँ। ठीक है, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्जाम लिखना। और जो एग्जाम में आपको अच्छे से आ रहा है उसको आपको पहले लिखना है और छोड़ के कुछ नहीं आना है। ऐसे नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो छोड़कर आ गए। छोड़कर नहीं आना है, आराम से सब कुछ लिख के आना है। यदि कोई थ्योरम आपको नहीं आती है, मान लो कोई थ्योरम नहीं आती है, लास्ट में ऐसा हुआ कि भी थ्योरम नहीं आती है, तो जब उसको लास्ट में क्वेश्चन करो ना, तो उसकी जगह कोई और थ्योरम भी लिख के आ सकते हो। वैसे ये बताना तो नहीं चाहिए कि भी और थ्योरम लिख के आ सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर के माइंड में नहीं रहता, ध्यान नहीं रहती चीजें, तो वो सही हो जाती है चीजें, है ना। तो ये ट्रिक्स ही है। बस मान लो कि भाई आपको जो नहीं आता है, तो उसकी जगह आप कुछ और थ्योरम लिख के आओगे, तो हो सकता है कि या तो वो गलत होने वाली है, तो गलत होगी तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। अपने को पता है कि गलत ही है। हो सकता है कभी कभी वह क्या हो जाता है कि उसमें नंबर मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसे ही वाले केस भी होंगे कि सर हम करके तो इतने नंबर के आए लेकिन हमारे ज्यादा नंबर आ गए। तो वो कारण यही होता है। ठीक है, इसलिए छोड़ के नहीं आना है, अच्छे से करना है और घबराना नहीं है। आपको एग्जाम में घबराना नहीं है कि भाई कि क्या आ गया और मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा, घबराना नहीं है। घबराओगे ना तो आपका पेपर में जो आपने अच्छे थ्योरम याद करके आए हैं वो आ गई एग्जाम में, तो उनको भी अच्छे से आप नहीं लिख पाओगे, मतलब पेपर पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, आपको जो आता है वो अच्छे से लिखना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब देखो, आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं पूर्वक। और एक बात और बता देता हूँ कि यदि मेरे बताए हुए में से, मेरे पढ़ाए हुए में से आपको बेनिफिट मिला है, तो पेपर होने के बाद में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो देखो, पूर्वक की क्या डेफिनेशन होती है। पूर्वक से ही ये टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि समाकलन गणित का जो मूल परम है इसमें पूर्वक का ही रोल है। पूर्वक क्या होता है कि कोई भी फलन फाई है ना, इस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर यदि परिभाषित है, वो इस फलन एफ का, यदि कोई फलन फाई है, वो इस फलन एफ का क्या कहलाएगा, पूर्वक कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब इस फलन का जो पूर्वक कहलाएगा उसका यदि अपन डिफरेंशिएशन करें और वो डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ जाए, उस फंक्शन के बराबर आ जाए। यदि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर यदि परिभाषित है, पूर्वक कहलाएगा। कब कहलाएगा ये पूर्वक, ये पूर्वक फलन एफ का तब कहलाता है जब उसका फाइडेस एक्स है वो किसके इक्वल हो जाए, एफ एक्स के इक्वल हो जाए। तो इसको कहते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, पूर्वक। पूर्वक का डेफिनेशन याद हो गई। पूर्वक की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डेफिनेशन है, वो बहुत बार पूछी हुई है पूर्वक की परिभाषा। तो इस वाले लेक्चर से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, नुकसान नहीं है आपको। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो, इसकी भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ जाती है। पूर्वक की क्या परिभाषा लिखोगे कि फलन एफ फाई है, वो एफ एक्स का पूर्वक कहलाता है यदि फाई डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अब अपन समाकलन गणित का जो मूल पर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं इसको। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। यदि कोई फलन है एफ है वो रीमान समाकलनीय है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, तब फलन फाई का जो एफ का पूर्वक फाई अंतराल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर विद्यमान होगा, वो इस प्रकार विद्यमान होगा कि ए से बी यदि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें तो वो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आता है, फाई बी माइनस फाई ए के। ठीक है, तो देखो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि कोई फलन एफ है ना, यदि रीमान समाकलनीय है। रीमान समाकलनीय का मतलब क्या होता है कि उसका अपन ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन क्या होगा, इक्वल होगा। यदि कोई फलन एफ है वो रीमान समाकलनीय है, तो इसका पूर्वक जो फाई है ना वो विद्यमान होगा। और वो किस प्रकार से विद्यमान होगा, फाई है वो इस प्रकार से विद्यमान होगा, इस एफ एक्स का पूर्वक कहलाएगा ये। और ये पूर्वक कब कहलाता है, जब ए से बी यदि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, वो इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, फाई बी माइनस फाई ए के इक्वल आएगा। ठीक है, कोई फलन एफ है वो रीमान समाकलनीय है, तब इस फलन एफ का क्या कहलाएगा, पूर्वक विद्यमान होगा। और पूर्वक इस प्रकार विद्यमान होगा कि ए से बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें तो वो इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, फाई बी माइनस फाई ए की। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पूर्वक का विद्यमान होगा जब फलन क्या होगा, रीमान समाकलनीय होगा, तभी ये कंडीशन आपको एग्जिस्ट करेगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय। अब देखो इसको प्रूफ क्या करेंगे, इसमें जो प्रूफ करेंगे ना, तो इसमें अपन रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा, दो परिभाषाएं आती है, एक फर्स्ट परिभाषा के नाम से आती है और एक द्वितीय परिभाषा के नाम से आती है, उसका यूज आता है इसमें।
तो उसका मैंने आपको आगे डेफिनेशन भी लिखा रखी है, उसमें लिखा रखा है, इस प्रूफ में लिखा रखा है रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा का यूज करेंगे अपन। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। पहले चूंकि फलन एफ का पूर्वक क्या मान लेंगे, फाई है, तब पूर्वक की क्या परिभाषा होती है, फाई डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है, अब देखो एफ यदि रीमान समाकलनीय है, एफ क्या है अपने पास, यदि रीमान समाकलनीय है, चूंकि एफ रीमान समाकलनीय दे रखा है अपने को, तो एफ यदि रीमान समाकलनीय है तो जो अपने पास एफ यदि बिलोंग्स टू रियल इंटीग्रेशन, मतलब इस इंटीग्रेशन में बिलोंग करेगा, तो फाइव डैश एक्स भी क्या करेगा, इसमें आपका क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में विद्यमान होगा। ठीक है, अब यहां से देखो अपन क्या करेंगे, समाकलन की जो द्वितीय परिभाषा है, उस समाकलन की द्वितीय परिभाषा को लगाएंगे, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। समाकलन की द्वितीय परिभाषा से, समाकलन की द्वितीय परिभाषा ये होती है कि स्वेच्छ एप्सिलॉन, अपनी इच्छा से मानते हैं अपन, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए अपने इस क्लोज इंटरवल a कोमा b का ऐसा विभाजन p इस प्रकार विद्यमान होगा कि p बराबर a बराबर x नोट x1 x2 x3 xn इक्वल टू b इस प्रकार विद्यमान है। ये कंडीशन होती है फाई डैश जाई r x r माइनस 1, ये समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n माइनस a से b f डैश x dx लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी। ये समाकलन की क्या कहलाती है, द्वितीय परिभाषा कहती है कि अपनी इच्छा से एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्लोज इंटरवल a कोमा b का ऐसा विभाजन विद्यमान होता है, उसके लिए मोड समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n फाइव डैश जाई r x r माइनस 1 में से a से b f फाइव डैश x dx घटाते हैं, तो उसका मोड है वो लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन से छोटा होता है। अब अपने को जो वैल्यू निकालनी है ना, वो इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, बस इस फंक्शन की वैल्यू निकाल के अपन को यहाँ क्या करना है, पुट करना है। और जो जाई आर लेते हैं ना अपन, वो इस इंटरवल आर अंतराल की अपन बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन कौन सी प्रमेय लगाएंगे, अब इस फलन के लिए अपन लगाएंगे लाग्रांज की मध्यमान प्रमेय। लाग्रांज की मध्यमान प्रमेय जो कहती है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, अवकल नहीं होना चाहिए, फिर सी विद्यमान होता है ना उस इंटरवल में। तो देखो इस इंटरवल पे क्या करेंगे, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लगाएंगे। देखो सबसे पहले मान लिया कि फलन जो फाई है ना, फलन फाई वो इस क्लोज इंटरवल a कोमा b में क्या है, अवकलनीय है, और इसलिए प्रत्येक उपअंतराल x r माइनस 1 इस इंटरवल में भी क्या होगा, अवकलनीय होगा, क्योंकि जब फलन क्लोज इंटरवल a कोमा b में सतत होता है तो प्रत्येक उपअंतराल में सतत भी होता है। यदि कोई फलन f है वो क्लोज इंटरवल a कोमा b में अवकलनीय है, तो वो प्रत्येक उपअंतराल में अवकलनीय भी होता है। अब चूंकि फलन फाई है वो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो अब अपने पास एक बिंदु ऐसा जाई आर विद्यमान होता है, अपने को कहते हैं ना कि क्लोज इंटरवल a कोमा b में एक ऐसा बिंदु c विद्यमान होता है, तो वो जाई आर इस इंटरवल में विद्यमान होगा x r माइनस 1 इक्वल टू, वो इस प्रकार विद्यमान होगा कि फाई एक्स आर में से फाई एक्स आर माइनस 1 घटाएंगे तो वो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, फाई डैश जाई आर एक्स आर माइनस 1 के इक्वल आ जाएगी। एक ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना फाइव डैश जाई आर एक्स आर माइनस 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई बताओ, फाइव एक्स आर में से फाइव एक्स आर माइनस 1 इसके इक्वल आ गई। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। जैसे अपन दोनों तरफ समेशन लेंगे ना यहाँ पे, तो अपने पास क्या आ जाएगा बताओ, आर इक्वल टू 1 टू एंड फाइव एक्स आर में से फाइव एक्स आर माइनस 1, इसका अपन क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू एन फाइव डैश जाई आर एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1। ठीक है, इसका अपन क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे, तो ये तो हो जाएगी वैल्यू, इसकी तो वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। अब इसका जब समेशन लेंगे ना, तो आर इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 1 रखेंगे, तो फाइव एक्स वन आएगा, फिर फाइव एक्स नोट आएगा। पहला पद क्या आएगा, फाइव एक्स वन में से फाइव एक्स नोट, फिर आगे वाले टर्म्स क्या आएंगे, फाइव एक्स टू में से फाइव एक्स वन, तो अपन देखेंगे लास्ट में पद कौन सा बचेगा, फाइव एक्स एन माइनस फाइव एक्स नोट बचेगा, और एक्स एन की वैल्यू अपने पास इस इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या है, बी है, और एक्स नोट की वैल्यू क्या अपने पास ई है, तो वो रख देंगे अपन, तो फाइव बी माइनस फाइव ए के इक्वल आ जाएगा। ये देखो ये लिख रखा है मैंने आगे, देखो ठीक है, ये एक्स एन की वैल्यू तो बी ए के इक्वल आ गई, एक्स नोट की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो इसकी वैल्यू जो है ना इस इंटीग्रेशन इस समेशन की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब यहाँ पे अपन इसको क्या कर देंगे, रख देंगे फाइव बी में से फाइव, इसकी वैल्यू को अपन ने यहाँ क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इक्वल हो गया। अब एफ साइलेंट तो क्या है, अपनी इच्छा से माना हुआ है,
यहाँ लेस देन भी लगा सकते हो। देखो मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एफ साइलेंट तो अपनी इच्छा से ले रखा है, तो एफ साइलेंट तो वो टेंस टू जीरो भी ले सकते हैं अपन, और जैसे ही अपन टेंस टू जीरो लेंगे तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो इसका मोड होता है, मोड फंक्शन है, वो नेगेटिव तो होता नहीं है, तो मोड फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। और आपको पता है कि यदि किसी फंक्शन का मोड है वो यदि इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से इस पॉइंट को क्या होना होता है, एक्स इक्वल टू जीरो होना होता है। उस पॉइंट को क्या दिखाना होता है, उस पॉइंट को क्या होता है, वो आपके इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, यहाँ से दोनों इक्वल आ जाएंगे, और ये अपने पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। ये प्रूव करना था, लेकिन अपन जानते हैं फाइव डैश एक्स है वो किसके बराबर है, पूर्वक की डेफिनेशन लगाई थी ना, एफ एक्स, तो यहाँ पे फाइव डैश एक्स के साथ क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे। ठीक है, ये थ्योरम थी, हो गई कंप्लीट। अब एक बार मैं वापस इस थ्योरम को समझा देता हूँ अगली स्लाइड में। देखो कैसे हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने क्या माना था कि जो फाई है ना, वो फलन एफ का क्या है, पूर्वक है। क्या है, पूर्वक है। पूर्वक है, तब ये लिख सकते हैं ना, फाइव डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। एक स्टेप देखो मैंने आपको समझाई नहीं, देखो वापस से, ये जो अपने पास यहाँ पे देखो, आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी ना, एक बार वापस बता देता हूँ। एफ एफ है वो रीमान समाकलनीय है इसमें, यदि ये फंक्शन है वो रीमान समाकलनीय है, तो फाइव डैश एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, रीमान समाकलनीय होना पड़ेगा। होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना। यदि देखो यहाँ पे एफ एफ फाइव डैश एक्स है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, और एफ एक्स क्या है, रीमान समाकलनीय है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि एफ एक्स यदि रीमान समाकलनीय, तो फाइव डैश एक्स भी क्या हो जाएगा, रीमान समाकलनीय। देखो ये हो गई। अब यहाँ पे ये फंक्शन क्या दे रखा है, रीमान समाकलनीय दे रखा है। ये फंक्शन रीमान समाकलनीय, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, रीमान समाकलनीय होगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे कि एफ यदि रीमान समाकलनीय क्लोज इंटरवल a कोमा b में, तो इसमें फाइव डैश एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, रीमान समाकलनीय होना पड़ेगा क्लोज इंटरवल a कोमा b में। यहाँ तक कि ठीक है। अब अपन समाकलन की द्वितीय परिभाषा लगाते हैं। समाकलन की द्वितीय परिभाषा क्या कहती है, एफ साइलेंट इज ग्रेटर देन जीरो के लिए अपने पास एक ऐसा पार्टीशन विद्यमान होगा, ए बराबर एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, और एक्स आर माइनस वन, और एक्स आर, एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसके लिए पार्टीशन इस प्रकार विद्यमान होगा कि समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन फाइव डैश जाई आर, एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन माइनस ए से बी फाइव एक्स डी एक्स लेस देन किसे हो जाएगा, एफ साइलेंट। लेस देन किसे हो जाएगा, एफ साइलेंट से हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अपन जानते हैं कि जो फाई है ना अपने पास, फाई जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल a कोमा b में क्या है, डिफरेंशिएबल है। इस क्लोज इंटरवल a कोमा b में डिफरेंशिएबल है। तो यदि क्लोज इंटरवल a कोमा b में यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये प्रत्येक उप अंतराल में भी डिफरेंशियल होगा, तो इस वाले फंक्शन में भी ये क्या होगा, इस वाले इंटरवल में भी ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ से अपने को पता चल गया है कि लाग्रांज प्रमेय के समस्त नियमों को फॉलो करता है, तो तब अपने पास एक बिंदु जाइर वो इस प्रकार से विद्यमान होगा इस इंटरवल में, एक्स आर माइनस एक्स आर में इस प्रकार से विद्यमान होगा कि जो फाइव एक्स आर में से फाइव एक्स आर की जो वैल्यू होगी ना अपने पास, वो किसके इक्वल हो जाएगी, फाइव डैश जाई आर, फाइव डैश जाई आर, और एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन की वैल्यू के बराबर। फिर अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ समेशन ले लेंगे, समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन, और इसमें भी अपन क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन टू एन फाइव डैश जाई आर एक्स आर माइनस वन। जब इसको सोल्व करेंगे ना, वन टू रखते, तो अब अपने को मिलेगा लास्ट में फाइव बी माइनस फाइव, और इस वैल्यू को उठाकर अपन यहाँ रख देंगे, और उठाकर अपन रखेंगे तो अपन कह देंगे कि एफ साइलेंट तो स्वच्छ धनात्मक संख्या है, तो एफ साइलेंट को टेंस टू जीरो भी ले सकते हैं, और जब टेंस टू जीरो लेंगे तो ये लेस देन नहीं हो सकता, मोड कभी लेस देन नहीं हो सकता, तो इक्वल होगा, इक्वल होते ही तो ये फंक्शन है इसके बराबर हो जाएगा। फिर फाइव डैश एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगी थोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, और इसको एक बार याद देख लेना अच्छे से, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप पेपर लिख के आना।
और समय पे आप सेंटर पे अपने जो एग्जाम सेंटर है उस पर पहुंच जाना, और पेन वगैरह जो भी आप अपने आवश्यकता की जो सामग्री है वो ले लेना। एडमिट कार्ड जो आपका वो ले लेना। ठीक है ना? आराम से जाना है। आप जो पढ़े हुए हैं उनमें से ही सारा मैटर आएगा, कहीं से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस रहे, अच्छे से इनको एग्जाम में लिखना है। ठीक है ना? थैंक यू। इस थ्योरम को कर लेना अच्छे से। ठीक है? थैंक यू।